नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा भी वक्त था जब भारत के संविधान को एक तरह से दोबारा ही लिख दिया गया था? जी हाँ, आज हम उसी कहानी में गहराई से उतरेंगे। ये कहानी है 42वें संशोधन की। एक ऐसा बदलाव जिसने हमारे देश के कानूनी और राजनीतिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस संशोधन को अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं। और सच कहूं तो ये कोई मजाक नहीं है। आप जरा सोचिए, संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल से लेकर 50 से भी ज्यादा आर्टिकल्स में फेरबदल कर दिया गया। ये बस कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। ये तो ऐसा था मानो एक नया संविधान ही लिखा जा रहा हो। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब किसी आम समय में नहीं हो रहा था। बिल्कुल नहीं। ये संशोधन पास हुआ था 1975 में लगी नेशनल इमरजेंसी के साये में। वो एक ऐसा दौर था जब लोकतंत्र की धड़कनें जैसे थमसी गई थीं और हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 1978 में एक नई सरकार आई और उसने 44वें संशोधन के साथ एक तरह का पलटवार किया। तो सवाल उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए देखते हैं कि ये संशोधन आखिर बना कैसे। इसकी नींव रखी थी स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों ने, जिनका मकसद ही था संविधान में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाना। और देखिए, जो हुआ वो सच में ऐतिहासिक था। संविधान का दिल, उसकी आत्मा यानी प्रियम्बल प्रस्तावना, उसमें पहली और आज तक की इकलौती बार बदलाव किया गया। ये एक ऐसा कदम था जिसकी गूंज हमें आज भी सुनाई देती है। तो क्या बदला? प्रस्तावना में 3 बहुत जरूरी शब्द जोड़े गए: सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष और इंटेग्रिटी यानी अखंडता। मकसद था भारत की पहचान को संवैधानिक तौर पर और पक्का करना। बल्कि जो पहले राष्ट्र की एकता था उसे बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। चलिए अब आते हैं इस संशोधन के सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर, और वो था पावर का बैलेंस यानी शक्ति का संतुलन। ये संशोधन एक तरह से सत्ता के तराजू को जबरदस्त तरीके से सरकार के पाले में झुकाने की कोशिश थी। और ये कैसे हुआ? बस एक शब्द से, करेगा या अंग्रेजी में शैल। इस एक शब्द ने सारा खेल बदल दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अब राष्ट्रपति के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह मानना अनिवार्य हो गया। इस बदलाव ने राष्ट्रपति की सरकार पर लगाम लगाने की जो थोड़ी बहुत शक्ति थी उसे भी खत्म कर दिया। वो बस एक रबर स्टैंप बनकर रह गए। बात यहीं नहीं रुकी। इस संशोधन ने तो पार्लियामेंट को लगभग बेहिसाब ताकत देने की कोशिश की। ये कह दिया गया कि संसद अगर संविधान में कोई भी बदलाव करती है तो कोई भी कोर्ट उस पर सवाल नहीं उठा सकती। मतलब जो जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत है कि अदालतें सरकार के कामों की संवैधानिकता जांच सकती हैं, उस पर यह एक सीधा सीधा हमला था। और अदालतों पर यह हमला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक ही सीमित नहीं था। हाई कोर्ट्स की ताकत को भी कम कर दिया गया। पहले हाई कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी और मकसद के लिए भी रिट जारी कर सकते थे। लेकिन अब वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मामलों में ही ऐसा कर सकते थे। इसका असर यह हुआ कि सरकारी कामों की न्यायिक जांच का दायरा बहुत बहुत छोटा हो गया। फेडरलिज्म यानी संघवाद पर भी इसका असर पड़ा। 5 बड़े बड़े विषय जो पहले स्टेट लिस्ट में थे, मतलब जिन पर सिर्फ राज्य कानून बना सकते थे, उन्हें उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। इसमें शिक्षा, जंगल, नापतोल जैसी चीजें थीं। इसका सीधा मतलब ये था कि अब केंद्र सरकार को भी इन पर कानून बनाने की ताकत मिल गई। इससे राज्यों की आज़ादी कम हुई और सेंटर और भी मजबूत हो गया। और एक और बड़ा बदलाव हुआ। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। जाहिर है जो इसकी आलोचना कर रहे थे उन्होंने इसे सीधे सीधे सत्ता में ज्यादा समय तक बने रहने की एक तरकीब बताया। तो ये तो हो गए बड़े बड़े बदलाव, लेकिन इन सबका आम नागरिक और सरकार के रिश्ते पर क्या असर पड़ा? चलिए अब इस पर बात करते हैं। यहां एक बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हुआ। अब ये कहा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीएसपी को लागू करने के लिए बनाए गए कानून कुछ फंडामेंटल राइट से भी ऊपर होंगे। मतलब अगर सरकार समाज कल्याण के नाम पर कोई कानून बनाती है तो वो व्यक्तिगत आजादी को भी सीमित कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अच्छा, इसी संशोधन से एक नई चीज भी संविधान में आई, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। पहली बार नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य तय किए गए। इसका मकसद था लोगों में राष्ट्रीय जिम्मेदारी का एहसास जगाना, ये याद दिलाना कि सिर्फ अधिकार ही नहीं होते हैं, कुछ कर्तव्य भी होते हैं। और ये आइडिया वैसे उस वक्त के सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था।
तो अब तक हमने देखा कि कैसे सत्ता का पलड़ा एक तरफ झुक गया था, लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हमारा संवैधानिक सिस्टम खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट बैक था। और ये पलटवार दो तरफ से हुआ। एक 1978 में जब नई जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने 44 से संशोधन से बहुत सारे बदलावों को पलट दिया, और दूसरा मोर्चा संभाला हमारी न्यायपालिका ने। 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को मजबूती से दोबारा स्थापित किया और साफ कहा कि पार्लियामेंट संविधान की मूल संरचना उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। ये जो एक टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी चल रही थी, उसे ये टेबल बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ 42वां संशोधन और दूसरी तरफ 44वां। देखिए कैसे न्यायिक समीक्षा को वापस बहाल किया गया, लोकसभा का कार्यकाल वापस 5 साल किया गया और राष्ट्रपति को भी सलाह एक बार वापस भेजने का अधिकार दिया गया। ये सच में संविधान पर नियंत्रण की लड़ाई थी। तो इस सारी खींचतान के बाद आज 42वें संशोधन की क्या विरासत बची है? क्या सब कुछ पलट दिया गया या कुछ आज भी हमारे साथ है? चलिए देखते हैं कि यह आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखता है। देखिए, ये जानना भी जरूरी है कि इस संशोधन में सब कुछ बुरा ही नहीं था। कुछ बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही अच्छी चीजें भी जोड़ी गईं, जैसे पर्यावरण की सुरक्षा, गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी मदद और इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स की भागीदारी। ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसी संशोधन की देन है और आज भी बेहद जरूरी हैं। तो आखिर में कौन सी चीजें हैं जो आज भी हमारे संविधान का हिस्सा हैं? प्रियम्बल में जोड़े गए वो 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, वो आज भी हैं। नागरिकों के लिए जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो भी हैं। और हाँ, शिक्षा और जंगल जैसे विषय आज भी कॉन्करेंट लिस्ट में ही हैं। तो ये है 42वें संशोधन की मिलीजुली स्थायी विरासत। देखा जाए तो 42वां संशोधन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस टेस्ट था। इसने ये साबित कर दिया कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये शक्ति, अधिकार और राष्ट्र की आत्मा को लेकर विचारों का एक जीता जागता अखाड़ा है। इसने दिखाया कि संविधान कितना लचीला है और साथ ही कितना नाजुक भी हो सकता है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए कि किसी भी संविधान का असली रखवाला कौन होता है? क्या सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द, या अदालतें, या फिर हम सब, इस देश के लोग? संवैधानिक इतिहास के इस असाधारण चैप्टर से मिले सबकों पर सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।